इस वक्त की सबसे बड़ी खबर किसान आंदोलन के बारे में है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिल्ली और यूपी की सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे, धरना दे रहे किसानों को अब इस जगह को खाली करने के आदेश दिए हैं। इन किसानों से कहा गया है कि वो जल्द से जल्द इस पूरी जगह को खाली कर दें। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को हुई हिंसा के आरोप में किसान नेता राकेश टिकैत को सम्मन दिया है। यानी अब किसान आंदोलन पर सख्ती शुरू हो चुकी है और शायद सरकार पहली बार किसानों पर सख्ती करने के लिए तैयार हो चुकी है। और यह सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि गणतंत्र दिवस पर जो तस्वीरें आप सब लोगों ने अपने टीवी पर देखी, सोशल मीडिया पर देखी, जिसमें आपने देखा था कैसे ये सारे लोग सारी सीमाओं को तोड़कर, अपने वादों को तोड़कर ट्रैक्टर मार्च के जरिए ट्रैक्टरों को टैंक बनाकर ये लाल किले तक पहुंच चुके थे। ये सब उसका नतीजा है। और आज इस मुद्दे पर जो भी अपडेट होगा हम डीएनए में आपको आज बताने वाले हैं, क्योंकि अब आगे चलकर अगले कुछ घंटों में यह खबर बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन आज हम आपसे आपके उस डर के बारे में भी बात करना चाहते हैं जो आपने गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले में हुई हिंसा को देखकर महसूस जरूर किया होगा, क्योंकि पूरे देश में उस डर के बारे में भी बात हो रही है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको वो तस्वीरें देखकर बहुत गुस्सा आया, आप लोग बहुत दुखी थे, आपका दिल टूट गया जब आपने इन तस्वीरों को देखा, वो भी गणतंत्र दिवस के दिन। आपके मन में गुस्सा था, लेकिन आपके मन में एक डर भी था, और वो डर था अपनी सुरक्षा को लेकर। आप सब अपने अपने घरों में बैठे थे, लाल किले से बहुत दूर बैठे थे, दिल्ली से भी दूर बैठे थे, पर आपको अब ये डर सता रहा था कि ये प्रदर्शनकारी अगर इस तरह लाल किले तक पहुंच सकते हैं तो हो सकता है कल आपके घर तक भी पहुंच जाएं। आपको ये डर लग रहा होगा कि आगे चलकर भविष्य में अगर ये हमारे घरों तक भी पहुंच गए तब क्या होगा, और पुलिस इन्हें रोक क्यों नहीं पाई। सवाल यह भी है कि जब एक धर्मनिरपेक्ष आंदोलन इसे बताया जा रहा था, क्योंकि यह तो किसानों का आंदोलन था और किसान धर्मनिरपेक्ष होते हैं, यह देश भी धर्मनिरपेक्ष है, तो फिर लाल किले पर खालसा पंथ का झंडा ही क्यों लहराया गया? एक धर्म, एक खास धर्म का झंडा ही लाल किले पर क्यों लहराया गया? इस आंदोलन, किसान आंदोलन के नाम पर। इस आंदोलन में सिख धर्म से जुड़े निहंग हथियारों के साथ क्यों घूम रहे थे? और ये किसानों का आंदोलन था या फिर सिख धर्म की ताकत दिखाने का आंदोलन था? इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और फिर भी हमारे देश का कोई भी धर्मनिरपेक्ष डिजाइनर, पत्रकार, नेता या बुद्धिजीवी इस बात पर सवाल नहीं उठा रहा कि इस आंदोलन में धर्म कहां से घुस आया, इस आंदोलन में एक खास धर्म के झंडे कहां से आ गए, इस आंदोलन में खास धर्म के लोग क्यों दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि पुलिस ने ऐसा होने कैसे दिया, क्योंकि आपके मन में यह सवाल भी है कि दिल्ली तो राजधानी है देश की, उसमें ऐसा हुआ कैसे और पुलिस क्या कर रही थी। तो हम पुलिस के धर्म संकट के बारे में भी आज आपको बताएंगे कि अगर पुलिस सख्ती करती तो आंदोलनकारी घायल हो जाते, हो सकता है कुछ लोग मारे भी जाते। पुलिस अगर लाठीचार्ज करती या गोली चला देती तो इन्हें रोक सकती थी। इनमें से एक भी व्यक्ति लाल किले तक पहुंचता नहीं, लेकिन उसके दुष्परिणाम थे। और अगर पुलिस सख्ती करती तो फिर उसके वीडियो बनाकर, हजारों वीडियो बनाकर देश और सरकार की बदनामी की जाती, हमारे पुलिस के जवानों की बदनामी की जाती, कहा जाता कि मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। और देखिए पुलिस किस तरीके से इन निहत्थे, भोले भाले, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों की पिटाई कर रही है, किसानों का दमन हो रहा है, आपको यह कहा जाता। और आप भी शायद बड़े नाराज होते इस बात को लेकर कि देखिए जो पुलिस कर रही है ठीक नहीं कर रही। ये लोग तो सिर्फ अपनी बात कहने के लिए आए थे लोकतंत्र में, और अगर पुलिस शांत रहती, जो कि उसने इस बार किया, तो फिर वही हुआ जो आप सब ने देख लिया। और अब भी लोग यही शिकायत कर रहे हैं, यानी हमारे जो पुलिस के जवान हैं वो एक धर्म संकट में हैं। अगर वो सख्ती करें तो भी बदनामी उनकी होगी, और अगर वो सख्ती ना करें तो भी बदनामी उन्हीं की होगी। जी न्यूज इस देश का पहला चैनल है जिसने आपको सबसे पहले यह बता दिया था कि यह किसान आंदोलन अब हाईजैक हो चुका है।
सबसे पहले जी न्यूज ने आपको यह बता दिया था कि इस आंदोलन में खालिस्तानियों की घुसपैठ, अलगाववादियों की घुसपैठ हो चुकी है। इस आंदोलन में कहीं बाहर से पैसा आ रहा है, और ऐसा कहने पर आपको याद होगा हमारा जबरदस्त विरोध हुआ, हमारी ट्रोलिंग की गई, हमारी टीम को किसान आंदोलन को कवर करने से रोका गया, हमारे रिपोर्टर्स के साथ धक्का मुक्की की गई, बदतमीजी की गई। लेकिन हम लगातार डटकर आपको निर्भय होकर सच बताते रहे और आगे बढ़ते रहे। और इस गणतंत्र दिवस पर आप सब ने, पूरे देश ने यह देख लिया कि जी न्यूज ने जो सबसे पहले आपको बताया था, बिना डरे, बिना यह सोचे कि इसके परिणाम क्या होंगे, वही बात सच निकली। इस पर आज बात करेंगे आपसे, लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें देख लेते हैं नॉनस्टॉप न्यूज में। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से किसानों को हटाने के लिए प्रशासन पूरी तैयारी कर चुका है। प्रशासन ने किसान नेता राकेश टिकैत समेत बाकी किसानों से बॉर्डर से हटने की अपील की है, लेकिन इस अपील के बाद राकेश टिकैत ने मंच से किसानों को भड़काने की कोशिश की। राकेश टिकैत ने अपने भाषण में साफ कर दिया कि किसान आंदोलन छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं जाएगी, गोली चलेगी, कोई गिरफ्तारी नहीं होती। मैं यही फांसी लगाऊंगा अगर चलना खत्म हुआ, गोली चलेगी। पुलिस ने किसान नेता राकेश टिकैत को नोटिस देकर धरना स्थल को खाली करने को कहा था। क्या बातचीत हुई है, क्या राकेश टिकैत ने कहा? प्रयास किया हम लोगों ने गिरफ्तारी का, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वार्ता हुई, क्या बात नहीं। फिलहाल पुलिस गाजीपुर बॉर्डर को खाली करवाने की पूरी कोशिश कर रही है और उपद्रव की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार भी है। हालात को देखते हुए मेरठ से दिल्ली आने वाले नेशनल हाईवे 24 को फिलहाल बंद कर दिया गया है। सिंघू बॉर्डर पर भी भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती हो गई है। इसमें दिल्ली पुलिस के अलावा सीआरपीएफ, आरएएफ के जवान शामिल हैं। दिन में सुरक्षा बलों ने सिंघू बॉर्डर से सीमेंट के बैरिकेड्स हटा दिए थे। उधर टीकरी बॉर्डर से भी आंदोलनकारियों को हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। टीकरी बॉर्डर पर भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात है। आज दोपहर में किसानों ने ह्यूमन चेन बनाकर सुरक्षा बलों के खिलाफ प्रदर्शन भी किए। इस बीच 2 और किसान यूनियन ने आंदोलन वापस लेने का ऐलान किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करने के बाद भारतीय किसान यूनियन एकता और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने आंदोलन वापस लेने का फैसला किया है। किसान आंदोलन के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर आंदोलन शुरू हो गया है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आसपास रहने वाले लोग हाथ में तिरंगा लिए सड़क पर उतर गए। लोगों ने हाथ में पोस्टर लेकर बॉर्डर खाली करवाने के नारे लगाए। दिल्ली के पास गाजियाबाद बॉर्डर पर भी लोगों ने किसान आंदोलन के खिलाफ हंगामा किया। करीब 2 महीने से ज्यादा समय से रोड ब्लॉक और जाम से परेशान लोगों ने किसानों को बॉर्डर से हटने को कहा। लोगों ने तिरंगे के अपमान का भी मुद्दा उठाया। जो भी जिसके अंदर एक रत्ती भी देश के, जिन्होंने देश की मिट्टी से प्यार होगा, वो आपका इज्जत कभी नहीं करेगा, क्योंकि आपने तिरंगे की सम्मान नहीं करी और हमें अपना तिरंगा सर्वोपरि है। गणतंत्र दिवस की हिंसा और लाल किले के हमले के दौरान तिरंगे की जगह धार्मिक झंडा फहराने वाले दीप सिद्धू ने वीडियो जारी कर संयुक्त किसान मोर्चा को बेनकाब करने की धमकी दी है। दीप सिद्धू ने कहा कि वो मुंह खोलेंगे तो किसानों के लिए मुश्किल हो जाएगी। तुसी गद्दार दा सर्टिफिकेट दई जाने हो, मैं फेर खड़ा और बहुत कुछ पी बैठा हजे अंदर। जे मैं किते परता फरोलण ते आ गया ना ते ये सारा कुछ खोलण ते आ गया, जेडे गुज्जे भेद हुंदे आ तो इत्थे भज्जियां नूं राह नहीं मिलने। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू और लखा सिधाना की तलाश तेज कर दी है। लाल किले में उपद्रव के बाद से आरोपी दीप सिद्धू फरार है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के खिलाफ नोटिस दिया है। दिल्ली पुलिस ने पूछा है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के संबंध में पुलिस के साथ समझौते को तोड़ने के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों न की जाए। पुलिस ने राकेश टिकैत को 3 दिन में नोटिस का जवाब देने के लिए कहा है। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन स्थल पर नोटिस चिपका दिया है। नोटिस में लिखा है कि आपको अपने संगठन से संबंधित ऐसे हिंसक कृत्यों के अपराधियों के नाम उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देशित किया जाता है। आपको 3 दिनों के भीतर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जाता है। हालांकि राकेश टिकैत ने दिल्ली पुलिस को अब तक कोई जवाब तो नहीं दिया है।
लाल किला के लाहौरी गेट के पास दंगाइयों ने पुलिसकर्मियों के हथियार भी लूटने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें जब वो कामयाब नहीं हुए तो MP5 हथियार की मैगजीन लूटकर फरार हो गए। 26 जनवरी को लाल किला में उपद्रवियों ने पुलिस वालों पर हमला किया था, जिसमें जान बचाने के लिए उन्हें सूखी नहर में कूदना पड़ा था। इस घटना की FIR कोतवाली थाने में दर्ज है। FIR के मुताबिक पिस्टल, तलवार और भालों के साथ दंगाइयों ने पुलिस पर हमला किया, पुलिस के हथियार लूटने की कोशिश भी की। उपद्रवियों ने MP5 की मैगजीन लूट ली। मैगजीन में 20 जिंदा कारतूस थे। 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में अब तक 37 FIR दर्ज हुई है, जिनमें से 9 केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिए गए। 44 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर पासपोर्ट जमा करने को कहा गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर में जाकर घायल पुलिस वालों का हाल जाना। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा में 300 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए थे। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि हिंसा करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आरोपियों की तलाश के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कड़ा एक्शन प्लान बनाया है। इसके तहत आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 6 फॉर जस्टिस पर एक मामले में UAPA के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बयान दिया और कहा कि किसान कृषि कानूनों को समझते तो देश में आग लग जाती। The latest deadly assault on the Kisans has been revealed. And the truth is that most farmers do not actually understand the details of the bill. Because if they did, there would be an agitation all across the country. The country would be on fire. गणतंत्र दिवस पर लाल किला में हुई हिंसा पर पुलिस की कार्रवाई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फर्जी बताया और कहा कि हिंसा के लिए सरकार ही जिम्मेदार है। 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। जो भी उसके लिए असल में जिम्मेदार हैं, जो भी पार्टी उसके लिए असल में जिम्मेदार है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। पीएम मोदी ने कोरोना से निपटने के भारत के तरीकों के बारे में दुनिया को बताया। इस लड़ाई में भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया, कोरोना के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदल दिया। आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है। भारत ने कोरोना वायरस के लिए 2 वैक्सीन बनाई हैं, जो अभी तक सबसे सुरक्षित और कारगर साबित हुई हैं। पीएम मोदी ने दुनिया को इसके बारे में तो बताया ही, साथ ही ये भी बताया कि भारत कैसे दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहा है। हम अपने 30 मिलियन हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन कर रहे हैं। भारत की स्पीड का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि सिर्फ 12 दिन में, 12 डेज में भारत ने अपने 2.3 मिलियन से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेट कर चुका है। आज की और इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में जो हिंसा भड़की थी, लाल किले में जो प्रदर्शनकारी घुस आए थे, उसके नतीजे अब दिखने शुरू हो गए हैं और अब सरकार एक्शन लेने के मूड में आ गई है। केंद्र सरकार पहली बार इस आंदोलन में प्रदर्शनकारी किसानों पर अब सख्ती दिखाने वाली है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने गाजियाबाद और दूसरी जगहों पर चल रहे इन प्रदर्शनों को खत्म कराने के सख्त निर्देश दे दिए हैं और इन आंदोलन को इसको खत्म कराने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने जिला अधिकारियों को सौंपी है और दिल्ली पुलिस की भी इस पर एक बहुत अहम बैठक हुई है, क्योंकि इसमें 2 पुलिस शामिल हैं, 2 राज्य शामिल हैं मुख्य तौर पर। एक है उत्तर प्रदेश और दूसरा है दिल्ली। ऐसा लग रहा है कि 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद सरकार के सब्र का बांध अब टूट चुका है और जिस तरीके से किसान नेताओं ने अपने सारे वादों को तोड़ दिया, सारी सीमाओं को तोड़ दिया और ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में प्रवेश कर गए, उसके बाद अब सरकार ने यह तय किया है कि अब वो सख्ती करेगी, इसके अलावा और कोई चारा बचा नहीं है।
और आप कह सकते हैं कि पिछले 62 दिनों से चल रहा किसानों का यह आंदोलन अब बहुत ही नाजुक मोड़ पर आ गया है, बहुत ही कमजोर मोड़ पर आ गया है और अब ये खत्म भी हो सकता है। इससे पहले आपने देखा होगा कि यह किसान आंदोलन बड़ी ताकत के साथ चल रहा था, लोगों का समर्थन भी इनके साथ था। ऐसा नहीं है कि लोग समर्थन नहीं दे रहे थे, लोग इनका समर्थन कर रहे थे और इनका आंदोलन सही दिशा में चल भी रहा था। हालांकि उसमें जो भटके हुए लोग थे उन्होंने इसे हाईजैक कर लिया था, ये हम पहले से बता रहे थे। लेकिन अब यह आंदोलन आज बहुत ही कमजोर हो चुका है और उस दिन की हिंसा के बाद इस आंदोलन पर बहुत बुरा असर पड़ा है और इस आंदोलन की जो छवि है, इसकी जो विश्वसनीयता है, उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इसलिए आज आप ये कह सकते हैं कि आज की स्थिति यह है कि आंदोलनकारी किसान बहुत कमजोर स्थिति में पहुंच गए हैं और वो जानते हैं कि अब देश के लोग उनके साथ नहीं हैं। वो सहानुभूति एक ही दिन में समाप्त हो गई और इसके लिए सरकार की तरफ से गाजीपुर में चल रहे विरोध प्रदर्शन पर एक नोटिस भी चिपका दिया गया है और उस नोटिस में साफ लिखा है कि जो किसान इन सड़कों को खाली नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने भी नेशनल हाईवे नंबर 48 को खाली कराने के आदेश दे दिए हैं और सिंघू बॉर्डर पर भी इस समय भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। ताजा तस्वीर हम आपको अभी दिखाएंगे, अभी दिखा भी रहे हैं और ताजा तस्वीरें अभी आपको दिखाएंगे और आप देख पाएंगे कितनी बड़ी संख्या में इस समय वहां पुलिस बल, सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और इतनी बड़ी तैनाती से ऐसा लगता है कि अब सरकार ने यह सोच लिया है कि इस पूरे इलाके को खाली कराना है। हालांकि अपनी जिम्मेदारी से भाग जाने वाले किसान नेता राकेश टिकैत ने अब से कुछ देर पहले एक ऐसा भड़काऊ बयान दिया है जिससे गाजीपुर बॉर्डर पर एक बहुत बड़े टकराव की स्थिति बन सकती है और यह किसी भी नेता को करना नहीं चाहिए। टिकैत ने आज वहां खड़े होकर ऐलान कर दिया कि वो पुलिस की तरफ से गोली चलने पर भी अब इस सड़क को खाली नहीं करेंगे। आप सबसे पहले राकेश टिकैत का यह बयान सुनिए और इस बयान को सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये किसान आखिर चाहते क्या हैं। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी, कोई गिरफ्तारी नहीं देंगे। आप चाहे हमसे क्या गोली चलेगी, क्या गोली चलेगी, विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। हम बातचीत करने के लिए तैयार था, ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होती, मैं यही फांसी लगाऊंगा अगर हमसे चलना खत्म हुआ, कोई चलेगी। राकेश टिकैत अपने आप को किसानों का बड़ा नेता कहते हैं और राकेश टिकैत की बातों से आपको यह समझ में आ गया होगा कि राकेश टिकैत आखिर क्या चाहते हैं। राकेश टिकैत समझौता नहीं चाहते। राकेश टिकैत इस आंदोलन को समाप्त होते हुए देखना नहीं चाहते और इसीलिए आपने देखा होगा कि सरकार ने जो आखिरी ऑफर दिया था, जो कि बहुत अच्छा ऑफर था, और वो ऑफर ये था कि सरकार इन नए कानूनों को 1.5 साल तक के लिए लागू करने पर रोक लगाने के लिए तैयार हो गई थी। सरकार ने कह दिया था कि 1.5 साल तक अब इन्हें लागू नहीं करेंगे। इस पर किसानों को असल में मान जाना चाहिए था, लेकिन अगर किसान मान जाते तो राकेश टिकैत जैसे नेताओं की दुकानदारी समाप्त हो जाती, दुकान बंद हो जाती और इस जैसे नेता भी चाहते हैं कि ये कुछ और दिनों तक अपनी दुकान चलाते रहें। ये दुकान ऐसी होती है, इससे राजनीति भी चमकती है और इससे ये जेब के लिए भी बड़ी शुभ होती है। पैसा भी आता है, वोट भी आते हैं और राजनीति की दुकान भी लगातार बढ़ती चली जाती है, चमकती चली जाती है। इसलिए ये सारे नेता अब ये चाहते हैं कि यहां एक बड़ा खून खराबा हो जाए। इसलिए आप सबको आज हम एक बात ये बताना चाहते हैं कि ये सारे लोग जो इस समय आप देख रहे हैं, इनकी मंशा ये है कि इस जगह पर अब एक बड़ा खून खराबा हो और ये जो खबर है ये दुनिया की नंबर 1 सबसे बड़ी खबर बन जाए और इस खबर में अब भारत की बदनामी होनी चाहिए, ये इनकी मंशा है। और वो तब होगा जब ये पुलिस को मजबूर कर देंगे कि पुलिस इन पर सख्ती करे। मजबूर तो इन्होंने 26 जनवरी को भी किया था, लेकिन उस दिन पुलिस ने बहुत संयम दिखाया। जवानों ने किसानों को लेकर बड़ा सम्मान दिखाया और जवान किसानों के सामने आए नहीं। एक और बड़ा अपडेट यह है
कि अब लोगों ने भी, यानी इस देश की आम जनता ने भी इस आंदोलन के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है और देश की आम जनता किसानों से सड़कें खाली करने की मांग कर रही है। इससे यह पता चलता है कि अब लोगों का भी इस आंदोलन से विश्वास उठ चुका है और वो किसी भी कीमत पर दिल्ली की सीमाओं को अब खाली कराना चाहते हैं। आज आपको इस देश की आम जनता के विचार भी सुनने चाहिए। ये वही जनता है जो पिछले हफ्ते तक इन किसानों के साथ खड़ी थी, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके मौलिक अधिकारों की आवाज अभी तक किसी ने उठाई नहीं। क्योंकि आपको आज ये समझना होगा कि ये किसानों की संख्या तो मुश्किल से 5 लाख होगी, लेकिन इस देश में इसके अलावा 134 करोड़ 95 लाख लोग और भी रहते हैं। वो क्या सोचते हैं, अब वो देखिए आप। खाली करो, खाली करो, हमारा बॉर्डर खाली करो, खाली करो, खाली करो, हमारा बॉर्डर खाली करो, तिरंगे को नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, खाली करो, खालिस्तान मुर्दाबाद, खालिस्तान मुर्दाबाद। जब मेरा एक बेटा है, जब मेरा बेटा ये काम कर देता ना, वहाँ झंडा फहरा देता, मैं गोली तो वही मरवा देती अपने बेटे ने। इस तबाल तो क्या होगा? और ये पूरा देश देख रहा, और ये गुंडे बैठे है। हमारे लाखों वीर जवानों ने इसके लिए शहादत दी है। आज उस तिरंगे का अपमान अगर इन्होंने कर दिया तो ये बताओ कौन इनका साथ दे देगा? क्या इन्होंने ये अच्छा काम किया? जैसे तलवार लाल किले पे घुमाई, अब हमें इनसे डर लगने लग गया। कभी हमारे गांव में न घुस जाए, ये तलवार लेकर हमारे गांव में न घुस जाए, हमारे बान बेटे का हमें डर लगने लग गया इन लोगों से। ऐसा है, ये देश के जो गद्दार है ना, या कोई भी हो, जो देश का गद्दार है हम उसको नहीं बख्शेंगे बिल्कुल भी। जो झंडा फहराया उसके लिए माफी खानी नहीं है। हमने किसानों से कोई द्वेष भावना नहीं थी, पर ये जो गद्दार बैठे ना, इनको हम नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी भाई साहब। एक ऐसी वीडियो हमने देखी, वहाँ एक पुलिस का जवान अपनी बाइक से अगर 1 सेकंड कम में वो उतरता तो उसकी गर्दन चॉप ऑफ हो जाती। और ऐसे लोगों को अगर कोई किसान कहता है तो धिक्कार है उसको इस माटी में। जो भी न्यूज हम देख रहे हैं, ये खालिस्तान के झंडे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो आज तक हम सुनते आ रहे हैं, उनके फोटो ले लेके उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। तो ये कहाँ से किसान है? नंगी तलवारें लेके घरों के आसपास घूम रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं था। ये जो हमारे देश का अपमान किया इन लोगों ने, किसान नहीं है, नक्सलवादी हैं, आतंकवादी हैं। और मैं कहता हूँ आंदोलन कोई भी हो, कारण कोई भी हो, मांग कोई भी हो, लेकिन लाल किले पर झंडा एक ही रहेगा और वह भारतीय झंडा। क्या किसान तलवार लेकर बॉर्डर पे बैठता है? क्या इनके चारों तरफ पुलिस खड़ी है? इनको तलवारों की जरूरत है? ये क्यों तलवार लेकर बैठे हुए हमारे घरों के बाहर? सर, पहले तो मैं देशवासियों को रिमाइंड करा देना चाहता हूँ, ये हमारा तिरंगा है और इसके लिए बोलने के लिए है ना, मैं पार्टीबाजी की जरूरत नहीं है। देश हित का मामला है, सब बोले, सब आवाज उठाए। कैसी हरकतें कर रहे हो आप? धर्म के नाम पे धर्म नहीं चल सकता, सिंपल सी बात है। जय हिंद। सही नहीं हुआ, नहीं सहेंगे, तिरंगे का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आज हमें बड़ी खुशी है और हमें इस बात का बड़ा संतोष है कि देश और देश के लोग अब धीरे धीरे जाग रहे हैं, जागृत हो रहे हैं और सत्य उन तक पहुंच रहा है। सच की रफ्तार हमेशा थोड़ी धीमी होती है झूठ की रफ्तार के मुकाबले। झूठ बहुत तेजी से फैलता है, झूठ आग की तरह फैलता है और सत्य जो है वो धीरे धीरे चलकर आता है। और हमें खुशी है कि सत्य अब धीरे धीरे हमारे देश के लोगों तक, आपके घरों तक चलकर पहुंच चुका है। और ये सत्य सबसे पहले हम ही ने आपको बताया था, हम ही ने आपसे कहा था कि ये आंदोलन हाईजैक हो चुका है। आपको याद होगा तब बहुत सारे लोगों ने हम पर भी हमले किए थे, हमें भी बुरा भला कहा था। और ये वो लोग हैं जिनको अभी आपने सुना, जो प्रदर्शनकारी जिन जगहों पर बैठे हुए हैं सड़कों को घेरकर, उनके आसपास गांवों में जो लोग रहते हैं, ये वो लोग थे। पिछले हफ्ते तक ये लोग किसानों का पूरा समर्थन कर रहे थे, किसानों के लिए खाना पीना लेकर आते थे, किसानों को जिस भी चीज की जरूरत थी उनके लिए लेकर आते थे, मुहैया कराते थे, उनके साथ धरने पर बैठते थे और उन्हें पूरा समर्थन दे रहे थे। आज यही लोग, यानी आसपास के उन्हीं प्रदर्शनकारियों के आसपास के जो गांव के लोग हैं, जो सिंघू बॉर्डर के आसपास रहते हैं, वो सारे लोग अब इन्हीं किसानों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इसलिए हमें खुशी है इस बात की, आपको बताते हुए, दिखाते हुए कि अब देश धीरे धीरे जाग रहा है, जागृत हो रहा है। और इसका एक और सबूत आज हम आपको बताना चाहते हैं। आपको याद होगा कल का जो डीएनए था वो हमने लाल किले से किया था।
मैं खुद लाल किले गया था, पूरा दिन मैंने लाल किले पर बिताया और लाल किले पर जो विश्वासघात इन प्रदर्शनकारियों ने पूरे देश के साथ किया था, राष्ट्र के साथ किया था, उसकी सारी निशानियां हमने आपको दिखाई थी। लाल किले की गवाही, कैसे लाल किला एक घायल अवस्था में वहां खड़ा था, हमने आपको दिखाया था। और कल हमने कहा था लाल किला हमारा है और हमारा ही रहेगा। आज आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि ये जो शो था डीएनए का, सिर्फ 24 घंटे के अंदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इसे 92 लाख लोग इस शो को देख चुके हैं, जो कि अभूतपूर्व है। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मिलाकर, कुल मिलाकर 24 घंटे के अंदर इस शो को, लाल किले से इस शो को 92 लाख लोग देख चुके हैं अभी तक, और ये अपने आप में नया रिकॉर्ड है। आज हमें खुशी इस बात की नहीं है कि हमने एक नया रिकॉर्ड बनाया और 92 लाख लोग हमें देख रहे हैं। जिस तरीके से इस शो की व्यूअरशिप बढ़ रही है लगातार, हर मिनट, थोड़ी ही देर में ये जो हम 92 लाख की फिगर आपको दे रहे हैं, ये 1 करोड़ तक पहुंच जाएगी और ये एक नया कीर्तिमान बन जाएगा। खुशी कीर्तिमान की नहीं है, खुशी इस बात की है कि आप सब डिजिटल माध्यम से, जिसको कि आप कह सकते हैं इसमें टीआरपी वाली मिलावट नहीं होती। टीवी में तो हम अक्सर, आपने देखा होगा, टीआरपी मिलावटी होती है। नंबर 1 असल में कोई और होता है और टीआरपी में कोई और दिखता है, लेकिन ये मिलावटी टीआरपी नहीं है, ये असली टीआरपी है। इससे यह पता चलता है कि देश की पसंद क्या है, देश के लोग क्या देखना चाहते हैं, देश के लोगों की भावनाएं क्या हैं और देश के लोग कैसे आज लाल किले के साथ खड़े हैं और आहत हैं इस बात से कि लाल किले को घायल करने की कोशिश की गई। ये उस बात का सबूत है और इतनी बड़ी संख्या में लोगों का हमारे साथ जुड़ना इस बात का सबूत है कि जो जी न्यूज कहता आया है, जो जी न्यूज आपको बता रहा है, आप खुलकर, निर्भय होकर उस सत्य पर विश्वास कर सकते हैं। इसलिए बिना डरे, पूरे विश्वास के साथ जी न्यूज के साथ अपना साथ बनाए रखिए। अब हम सत्य के उस मार्ग के बारे में भी आपको बताना चाहते हैं जिस पर आप और हम लगातार साथ साथ चल रहे थे, जिस पर शान से चलने वाला झूठ एक ना एक दिन लड़खड़ा जाता है और गिरता जरूर है। और जब झूठ की हार होती है तो सत्य का मार्ग बुलंद हो जाता है। और हमें यह बताते हुए आज गर्व है कि जी न्यूज अकेला ऐसा चैनल है, एकमात्र ऐसा चैनल है जो पहले दिन से पूरी निडरता के साथ आपको यह बता रहा है कि किसान आंदोलन का सच क्या है। और किसान आंदोलन को खालिस्तानियों ने पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। आपको याद होगा, हमने फरमाइशी पत्रकारिता नहीं की, हमने धर्मनिरपेक्षता का सर्टिफिकेट लेने के लिए पत्रकारिता नहीं की। हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपका सर्टिफिकेट चाहिए। हमने दिन को रात और रात को दिन नहीं कहा। हमने पहले ही यह बता दिया था कि किसान आंदोलन हाईजैक हो चुका है और इसमें देश विरोधी विचारों की मिलावट अब हो चुकी है। आपको याद होगा, जब देश का मीडिया किसान आंदोलन का महिमा मंडन कर रहा था, इन लोगों को अन्नदाता अन्नदाता कहकर पुकार रहा था, उस समय जी न्यूज ने देश को यह बताया था कि इस आंदोलन को खालिस्तान का समर्थन हासिल है। हम कई सबूतों के साथ आपके सामने आए थे और हमने मुश्किल परिस्थितियों में भी सच की डोर को छोड़ा नहीं और इसके लिए हमें लगातार निशाना बनाया गया। आपने तो देखा होगा कितनी ट्रोलिंग हमारी हुई, हमारे रिपोर्टर्स की, हमारे लोगों की तस्वीरें यहां पर लगा दी गई, जान से मारने की धमकियां दी गई, वहां हमारे प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई और एक तरीके से इस आंदोलन में जी न्यूज के खिलाफ ही एक सरहद बना दी गई थी और हमें वहां जाने से रोक दिया गया था। लेकिन आज हमें इस बात की भी संतुष्टि है कि इस गणतंत्र दिवस पर आप सब ने सच्चाई को देख लिया। लेकिन आज एक बार फिर से आप देखिए कैसे हमने निडर होकर पहले दिन से आपको सच बताया है। खालिस्तान जैसे आतंकवादी संगठनों की भी एंट्री हो चुकी है, जो ये धमकी दे रहे हैं कि जो हाल इंदिरा गांधी का किया था वही प्रधानमंत्री मोदी का भी होगा। ये खतरनाक बयान आप हल्के में मत लीजिए।
इससे आपको मंशा पता चलती है। कब मीटिंग है? ये अभी 24 तारीख की रखी हुई है ना, 3 दिसंबर को जो मीटिंग रखी। हाँ, तब तक आप यहीं पर रहेंगे? यहीं बैठेंगे। जे उस पर भी कुछ हल रहा हुआ फिर हम बैरिकेड तो क्या, हम तो इनको वैसे ही उड़ा देंगे। ये हम जब उस पे हमारे जो शहीद हुए हैं, आप भी जानते हैं, उधम सिंह वर्ग के कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को। ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है, ये तो इतनी का है। ये इंदिरा ठोकती मोदी की शादी में। किसानों के मुद्दे को जी न्यूज से ज्यादा शायद किसी और न्यूज चैनल ने आज तक नहीं उठाया। आज हमें दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर एक ऐसा ट्रैक्टर दिखाई दिया जिस पर AK-47 राइफल बनी हुई है और खालिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लिखा हुआ है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन वाली जगह पर हमें एक ऐसा कैंप दिखाई दिया जिस पर सवाल उठना लाजमी है। अब ये बैनर देखिए, ये बैनर इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन का है। बैनर पर फाउंडेशन के अध्यक्ष गुरचरण सिंह बनवैत की तस्वीर लगी हुई है। इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन कनाडा की एक फाउंडेशन है। गुरचरण सिंह बनवैत का नाम पहली बार वर्ष 1986 में एयर इंडिया के एक हवाई जहाज को उड़ाने की साजिश में सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट में आज सरकार ने यह मान लिया। बड़ी बात यह है कि किसान आंदोलन में खालिस्तानियों की एंट्री हो चुकी है। कोर्ट में फाइल किए गए एक केस में अदालत को सरकार ने यह बताया कि किसान आंदोलन में सिख फॉर जस्टिस नाम की संस्था सक्रिय है। इस पर अदालत ने सरकार से पूछा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। सरकार ने कोर्ट को यह बताया, सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह बात सच है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर यह सच है तो आप एफिडेविट पर लिखकर यह बात कहिए। सिख्स फॉर जस्टिस नाम की संस्था ने एक चिट्ठी लिखकर यह घोषणा की है कि उन्होंने कहा है कि गणतंत्र दिवस की परेड में अगर कोई व्यक्ति खालिस्तान का झंडा लहराएगा तो उस व्यक्ति को, खालिस्तान का झंडा लहराने पर उस व्यक्ति को इनाम दिया जाएगा। और उनका कहना है कि 1.83 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। खालिस्तान समर्थक संगठन जिसका नाम है सिख्स फॉर जस्टिस, उसने भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक चिट्ठी लिखी है। हिम्मत देखिए, मुख्य न्यायाधीश को एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में सिख्स फॉर जस्टिस ने यह लिखा है कि पंजाब को वो एक आजाद देश, एक अलग देश के तौर पर देखना चाहता है। इसके लिए 15 अगस्त से लंदन में एक जनमत संग्रह की शुरुआत होगी और दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद जो सिख हैं, सिख समुदाय के लोग हैं, वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं और बिना डरे अपनी राय दे सकते हैं। ऐसा है, जो मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जो पत्रकार होता है उसके तीसरी आंख, मैं कहूंगा तीसरी आंख होती है। उन्हें आभास था, लेकिन वो जानते थे कि कुछ लोग हैं उसके अंदर, हम उन्हें जज नहीं कर पाए। और जो है ऐसे लोगों पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। हम जो है इसमें सरकार और पुलिस प्रशासन के साथ हैं। तो आप देख सकते हैं, नवंबर के महीने से हम आपको ये बताते आ रहे हैं कि ये आंदोलन हाईजैक हो चुका है। इस आंदोलन में मिलावट हो चुकी है। नवंबर से हम आपको ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन में अब किसान कम होते जा रहे हैं और अलगाववादी बढ़ते जा रहे हैं। और अब आप सोच लीजिए कि अब जनवरी का महीना खत्म होने वाला है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 3 महीने। ये जो सच हम आपको बता रहे हैं, ये सच धीरे धीरे चल रहा था आपकी तरफ, लेकिन लोग इसकी बात नहीं सुनना चाहते थे, हमारी बात नहीं सुनना चाहते थे। और ये 3 महीने हमारे कैसे बीते हैं हम ही जानते हैं। इन 3 महीनों में एक दिन ऐसा नहीं बीता जब जान से मारने की धमकी ना दी गई हो। इन 3 महीनों में एक दिन ऐसा नहीं बीता जब हमारे रिपोर्टर्स के साथ, हमारे साथियों के साथ बदतमीजी ना की गई हो। एक दिन ऐसा नहीं बीता जब हमारी गाड़ियों को तोड़ने की कोशिश ना की गई हो। एक दिन ऐसा नहीं बीता जब सोशल मीडिया पर हमारी ट्रोलिंग ना हुई हो। और एक दिन ऐसा नहीं बीता जब ब्लू टिक वाले जो बड़े बड़े विपक्षी नेता हैं, जो बड़े बड़े डिजाइनर बुद्धिजीवी हैं और जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने हमारे बारे में अपशब्द न लिखे हों। उस दौरान क्योंकि हमारा सच इन्हें सूट नहीं कर रहा था,
ये हर बार जैसे ही हम अपनी आवाज उठाते थे, जैसे ही सवाल पूछते थे, वैसे ही सामने से ये गोदी मीडिया का नारा लगाते थे और कहते थे आप मत पूछिए, आप तो गोदी मीडिया हैं। आज पूरे देश को समझ में आ गया होगा कि गोदी मीडिया कौन सा है। गोदी मीडिया असल में वो है जो 70 साल से इस व्यवस्था की गोदी में बैठा है। गोदी मीडिया वो है जो 70 साल से सरकारें चलाने वाली पार्टियों की गोदी में बैठा हुआ है। गोदी मीडिया वो है जिसने गोदी में बैठे बैठे न जाने कितने पद्म पुरस्कार ले लिए, न जाने कितनी कैबिनेट बनवा दी, न जाने कौन कौन से दूसरे पुरस्कार और फायदे ले लिए। गोदी मीडिया वो है जो आज भी बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपया इस दौरान कमा लिया। और आप जानते हैं मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। और अभी भी ये गोदी मीडिया के जो लोग हैं, जो असली गोदी मीडिया है, ये ईर्ष्या की आग में इतना जल रहे हैं कि उस दिन, गणतंत्र दिवस के दिन भी इन लोगों ने पूरी बेशर्मी के साथ फेक न्यूज फैलाई, झूठ बोला, सोशल मीडिया पर झूठ बोला, चैनलों पर आकर उन्होंने झूठ बोला, आपको बहकाया और आग में घी डालने की पूरी कोशिश की। और इन्हें यह लगा कि अब इनकी हार हो रही है, तो आखिर में फेक न्यूज का सहारा लेने लगे। लेकिन इस बार खुशी इस बात की भी है हमें कि जितने ऐसे पत्रकार थे जो आपको फेक न्यूज दे रहे थे, गणतंत्र दिवस के दिन बड़ा अच्छा है, पूरे देश के और दुनिया के सामने ऐसे एक्सपोज हुए कि अब आने वाली कई पुश्तें याद रखेंगी और जीवन में पहली बार इन्हें यह पता चलेगा कि एक खास पार्टी और विचारधारा के पक्ष में उसे बचाने के लिए जब झूठ बोला जाता है, फेक न्यूज दी जाती है, तो इस देश का कानून इनके खिलाफ भी काम कर सकता है। इससे पहले तो ये सोचते थे कि कानून तो इनकी जेब में है, इन्हें कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये सारे जो पत्रकार हैं ये पद्मश्री लिए हुए पत्रकार हैं, बड़े बड़े पुरस्कार लिए हुए पत्रकार हैं। लेकिन इतने बड़े बड़े पुरस्कारों का भी ये ना तो उसके लायक थे, और इन्होंने ये बता दिया कि ये कैसे पूरी बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हैं और अपने दर्शकों के साथ, जो लोग इन्हें फॉलो करते हैं, जो लोग इन पर विश्वास करते हैं, कैसे उनके साथ इन्होंने विश्वासघात किया, क्योंकि ये खास पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहते थे। कहते हैं कि नदी जब अपना रास्ता भटक जाती है तो वो विनाश ही लेकर आती है, और किसानों का यह आंदोलन भी अपने रास्ते से बहुत पहले ही भटक गया था, जिसे अब हम आपको 3 पॉइंट्स में समझाएंगे। और अब आप सबके सामने भी जरा भी आपके मन में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। पहली बात, खुद को किसान बताने वाले इन लोगों ने यह दावा किया था कि उनका आंदोलन धर्मनिरपेक्षता के विचार पर टिका हुआ है, और ये केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ है, और इसका कोई दूसरा मकसद नहीं है। लेकिन 26 जनवरी को इस रेडीमेड सेकुलरिज्म की पोल पूरे देश के सामने खुल गई, और लाल किले पर कुछ मुट्ठी भर लोगों ने एक खास धर्म का झंडा फहरा दिया। आज हमारा सवाल आप सबसे भी यह है और इन लोगों से भी है, ध्यान दीजिए कि अगर ये लोग अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, और इनके जो साथी हैं जो इनको समर्थन दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, अलग अलग पार्टियों से जो पत्रकार हैं जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, आज हमारा सवाल यह है कि लाल किले से तिरंगे की बगल में एक खास धर्म के झंडे को ही क्यों फहराया गया? तब सेकुलरिज्म के सारे चैंपियन उस दिन चुप क्यों रहे? इसमें धर्म कहां से आया? इसमें धार्मिक झंडा कहां से आया? क्या यह आंदोलन देश भर के किसानों का है, या फिर यह आंदोलन सिर्फ एक खास धर्म का है जिसका झंडा यहां लहराया गया है? आज हमारा सवाल यह है, और आप भी इसके बारे में सोचिएगा। दूसरी बात, जब यह आंदोलन कृषि कानूनों के ही खिलाफ था, तो फिर इसमें निहंगों की एंट्री कैसे हुई? इसमें निहंग कहां से आ गए? इसे समझने के लिए पहले आपका यह जानना जरूरी है, निहंग होते कौन है? निहंग वो सैनिक होते हैं जिन्हें सिखों के छठे गुरु हर गोबिंद सिंह और 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने तैयार किया था। निहंग ज्ञान और शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं, और इन्हें समाज का रक्षक कहा जाता है। मुगलों के समय धार्मिक अपमान और अन्याय के खिलाफ लड़ना निहंगों का मुख्य काम था, और हमें इस बात में कोई संकोच नहीं, हम उनकी तारीफ करना चाहते हैं। उस जमाने में इन्होंने देश की रक्षा की थी, समाज की रक्षा की थी। हालांकि ऐसा लगता है कि आज की परिस्थितियों में इनकी भूमिका बदल गई है। आपको याद होगा, पटियाला में पिछले ही साल लॉकडाउन के दौरान बाहर निकलने से रोकने पर कुछ निहंगों ने पंजाब पुलिस के एक एएसआई का तलवार से हाथ काट दिया था, और 26 जनवरी को हिंसा के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ,
और तब भी इन्होंने तलवारों से पुलिस वालों को निशाना बनाया था। यानी ये बताना चाह रहे हैं लोगों को कि धर्म के नाम पर इन्हें कोई भी हथियार चलाने की पूरी इजाजत दे दी जाएगी, छूट दे दी जाएगी। इनके लिए कानून नहीं है, इनके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं है, इनके लिए पुलिस नहीं है, इनके लिए कोई चीज, कोई व्यवस्था मायने नहीं रखती। फिर से मैं ये कह रहा हूं, इसमें धर्म का क्या लेना देना था? आपको सड़कों पर धर्म कैसे नजर आ रहा है इस आंदोलन में? और इस देश में 15 करोड़ किसान हैं। वो 15 करोड़ किसान एक धर्म के नहीं हैं, वो अलग अलग राज्यों से आते हैं, अलग अलग धर्मों से आते हैं। तो फिर आपको एक ही धर्म का झंडा लाल किले पर कैसे दिखाई दिया? तीसरी बात, जब आंदोलन सरकार के ही खिलाफ था तो गणतंत्र दिवस के मौके पर ही ट्रैक्टर परेड क्यों निकाली गई और क्यों देश को बदनाम करने की यह कोशिश हुई? क्या इससे यह साबित नहीं होता कि इस आंदोलन का मकसद सरकार के साथ साथ भारत की छवि को भी पूरी दुनिया के सामने धूमिल करना था? इसमें सरकार को निशाना तो बनाना ही था, लेकिन यह आंदोलनकारी ये भी चाहते थे कि गणतंत्र दिवस के दिन हर भारतीय का अपमान हो, गणतंत्र दिवस के दिन भारत का पूरे दुनिया के सामने अपमान किया जाए। और जो आंदोलनकारी, जो किसान अंदर से ये इच्छा रखता हो कि भारत की बदनामी हो जाए पूरी दुनिया में, वो ना तो सच्चा नागरिक है और ना ही सच्चा किसान है। इसलिए ये लोग ना तो सच्चे राष्ट्रवादी हैं, ना सच्चे भारतीय हैं, सच्चे नागरिक नहीं हैं, सच्चे किसान नहीं हैं और ये सच्चे धर्मनिरपेक्ष लोग भी नहीं हैं। तो ये वो 3 डर थे जिन्हें लेकर हमने पहले ही देश के लोगों को आगाह कर दिया था कि आगे चलकर ये होगा। और दुर्भाग्य ये है कि हमारे ये सारे डर, ये सारी आशंकाएं सच साबित हुई और इन्होंने ही खुद सच साबित कर दी। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने एक बार कहा था कि धर्म अच्छे को डरपोक और बुरे को निडर बनाता है, और किसान आंदोलन के दौरान भी यही हुआ। इस हिंसा में एक प्रदर्शनकारी की भी मौत हो गई थी, आपको याद होगा, जो पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड तोड़कर लाल किले की तरफ ट्रैक्टर से बढ़ रहा था। असल में यह अपने ट्रैक्टर के नीचे लोगों को कुचलना चाहता था। तस्वीर आप फिर से देख लीजिए। इस हिंसा के दौरान 26 जनवरी को एक ही व्यक्ति की मौत हुई है, वो ये प्रदर्शनकारी था, और वो कैसे मरा ये भी आप देख लीजिए। इस ट्रैक्टर से बैरिकेड्स को तोड़ रहा था, ट्रैक्टर पलटा और अपने ही ट्रैक्टर के नीचे दबकर मर गया। और अगर ये व्यक्ति इस बैरिकेड को तोड़कर सामने आ जाता, अब आप ये भी सोच लीजिए, तो ये कितने लोगों को इस ट्रैक्टर के नीचे कुचलकर मौत के घाट उतारता, ये भी आप सोच लीजिए। लेकिन जब ये प्रदर्शनकारी मरा, तब हमारे देश के डिजाइनर पत्रकारों और विपक्षी नेताओं ने ये फेक न्यूज फैलाई कि इस प्रदर्शनकारी की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई है, और कुछ देर के लिए खबर चारों तरफ फैल गई आग की तरह। और बहुत सारे पत्रकारों ने ये कहने की कोशिश की कि असल में जो हिंसा भड़की है दिल्ली में और जो किसान सारी सीमाएं तोड़कर लाल किले तक पहुंच गए, वो इसलिए हिंसक हो गए क्योंकि उनके एक साथी को पुलिस ने गोली मार दी। और उसके बाद से उन्होंने कहना शुरू किया कि ये देखिए जवान लड़का था, विदेश में पढ़ाई करता था, कैसे ये बड़ा होके कितना इसका ब्राइट करियर रहा होता और कैसे इसको पुलिस ने मार डाला। लेकिन जब इस फेक न्यूज का गुब्बारा फूटा तो सारी सच्चाई सबके सामने आ गई और ये बात दबकर रह गई। अब हमारी ये मांग है इस देश के सुप्रीम कोर्ट से, हमारी ये मांग है इस देश के दिल्ली की पुलिस से, हमारी ये मांग है भारत की सरकार से कि वो तमाम लोग, आप चेक कीजिए, ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप वो सारे न्यूज चैनल्स चेक कीजिए, आप वो सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक कीजिए और उन पत्रकारों को, उन बुद्धिजीवियों को, उन नेताओं को पकड़िए जिन्होंने ऐसे दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, ये फेक न्यूज फैलाई और दंगा भड़काने की पूरी कोशिश की। उन लोगों को अब पकड़ना होगा और सुप्रीम कोर्ट को, चाहे कोई उनसे शिकायत करे या ना करे, इसमें सुओ मोटो एक्शन उन्हें जरूर लेना चाहिए। अब कल्पना कीजिए, अब दूसरी तस्वीर देखिए, अगर पुलिस की गोली लगने से वाकई इस प्रदर्शनकारी की मौत हो गई होती, अब आप सोचिए यह बात सही हो जाती कि पुलिस ने ही गोली मारी होती और प्रदर्शनकारी मर गया होता, तब क्या होता? तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए
केंद्र सरकार को जबरदस्त फटकार लगाती, दिल्ली पुलिस को जबरदस्त फटकार लगाती और इस देश के सारे बुद्धिजीवी, इस देश के सारे पत्रकार, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और लोकतंत्र के चैंपियन माने जाने वाले अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हमारे देश के पीछे पड़ जाते और कहते कि कैसे यहां पर मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और कैसे भोले भाले किसानों का दमन हो रहा है। ये भोले भाले किसान तो शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र के इस पर्व पर देश की राजधानी दिल्ली में अपनी बात कहने के लिए आए थे और देखिए पुलिस ने कैसे इन्हें गोली मार दी। तब ये होता अगर वाकई में पुलिस की गोली लगने से इस लड़के की मौत होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुलिस के जवानों ने पूरे धैर्य और अनुशासन से काम लिया। लेकिन अब आप खुद से ये पूछिए, क्या आपने किसी को भी इन जवानों की तारीफ करते हुए अभी तक देखा? क्या खुद को किसानों का नेता बताने वाले लोगों ने यह कहा कि पुलिस ने संयम से काम लिया और हिंसा पर नियंत्रण पाने में कामयाब वो चाहे ना भी हुई हो, लेकिन किसानों को चोट नहीं लगने दी, घायल नहीं किया, एक किसान को खरोंच तक नहीं आई? क्या कांग्रेस जैसी पार्टियों ने दिल्ली पुलिस के जवानों की तारीफ की? और क्या सुप्रीम कोर्ट ने भी जवानों की पीठ थपथपाई, जो लाठी डंडों की मार के बावजूद अपने कर्तव्य को इस बार भूले नहीं? किसी ने इनके लिए पुलिस की प्रशंसा नहीं की और इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है? इस समय लगभग 350 पुलिस के जवान अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, उन्हें जबरदस्त चोटें लगी हैं। उनके परिवारों पर क्या बीत रही है आप सोच भी नहीं सकते और उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं। हां, कुछ लोग हैं जो अब भी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और ये वही लोग हैं जो खुद को किसानों का मसीहा कहते हैं। इनमें राकेश टिकैत हैं जो अब ये कह रहे हैं कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली क्यों चलाई और क्यों। सोचिए, ये नेता पुलिस को कह रहे हैं कि उसे गोली चलानी चाहिए थी, ये कह रहे हैं कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली क्यों नहीं चलाई, उन्हें तो चलानी चाहिए थी। लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो यही नेता फिर पुलिस और सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते और ये कहते नहीं थकते कि देश में अघोषित इमरजेंसी लग गई है। इसलिए आज आपको राकेश टिकैत की वो पुरानी बातें हम सुनाना चाहते हैं और राकेश टिकैत का असली रूप, असली चेहरा आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ध्यान से राकेश टिकैत के इस चेहरे को देखिए। भाई, झंडे पे कोई जा रहा, कोई वो लगा रहा, तो फायरिंग क्यों नहीं हुई? कहाँ थी पुलिस? कैसे आदमी वहां तक चला गया? नहीं, हिंसा भड़काने का क्या मतलब है भाई? पुलिस ने क्यों जाने दिया वहां पे? हिंसा का थोड़ा मतलब था, हिंसा का क्या मतलब था वहां पे? भाई, कोई झंडे पे वो लगाएगा तो क्या करोगे? उसको फूल चढ़ाओगे? उसको फिर जाने भी दिया, अरेस्ट नहीं करा, अभी भी नहीं उसके खिलाफ कुछ हुआ है। जिसने पूरे देश का माहौल खराब करा है वो कौन आदमी भाई? पूरी एक बिरादरी को बर्बाद करने का काम जिसने करा है तो कौन आदमी है वो? आपका इशारा दीप सिद्धू की तरफ उसी पे ही है। तो आपने उसी के लिए कहा था? और उसी के तो और किस पे कहा मैं? भाई, जो झंडे के पास में जा रहा, कैसे चला गया वो? पूरा संगठन को बर्बाद कर दिया उस आदमी ने, पूरे किसान को बर्बाद कर दिया देश के। तो ये किसकी कितनी बड़ी साजिश थी? शांति से इनको समझाओ वरना ये हम लोगों के ऊपर से जाएंगे, मानते हो? जवान जय किसान। छोरी आगे ते हट जा, जे तुझे चोट लग जाएगी। तो मैंने वही कहा कि मैं भी थारी छोरी हूँ, जो मैंने लग जाएगी तो फिर थारे भी दुख होएगा और जो तुम्हारे लग जाएगी तुम्हारे भी दुख होएगा। तो कहने का मतलब यही था कि अगर आपकी चोट लगेगी तो मुझे भी दुख होगा और अगर मुझे चोट लगेगी तो क्योंकि आप छोरी कह रहे हैं मुझे,
तो आपको भी दुख होगा। तो मैं नहीं चाहती कि कोई दुख वाली आपको कोई बात ऐसी महसूस हो। जो उन्हें ये बताने का कारण ये था कि मैं उनसे अलग नहीं हूँ। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं जो बात कर रही हूँ मैं बतौर उसी के कर रही हूँ। मैं समझती हूँ उनकी परेशानी, लेकिन ये जो तरीका है वो तरीका नहीं है। मैं उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। एक ट्रैक्टर पर मेरा सब इंस्पेक्टर था संजीत, और दूसरे ट्रैक्टर पे मैं और मेरी ऑफिसर थी, जो कि हमारी कोशिश ये थी कि हमें इनको ज्यादा से ज्यादा समय तक यहीं पर रोके रखना है। कुछ सरदार आए, एक बार तो वो चले गए, मान के चले गए, लेकिन फिर उग्र होकर के आए। उनमें एक सरदार निहंग जो तलवार ताने हुआ था, वो तलवार लेता चलाता मेरे पास आया और मुझे मारने की कोशिश करी। उसके साथ में एक और सरदार था, उसने डंडा मारा जो मेरे बाएं पैर पे लगा। पीछे से 2 बंदे आते हैं और मेरे डंडा पकड़ के घींचते हैं। मेरे को बोलते हैं कि डंडा छोड़। बोले भाई डंडा क्या करेगा, आपने आराम से शांतिपूर्वक निपटाओ, डंडा किस लिए। भाई वो तो 2-4 उनमें से शीशे तोड़ रहे थे, वो भी इधर आ गए। फिर उन्होंने सबने को डंडा छोड़, वरना पीछे से धक्का मारा। भाई मैं ऐसे गिर पड़ा। आज हम अपने बहादुर दिल्ली पुलिस के सिपाहियों और दिल्ली पुलिस के जवानों और दिल्ली पुलिस के अफसरों की तारीफ करना चाहते हैं। गोली चलाना तो कुछ सेकंड का काम होता है। सबके पास हथियार थे, सबके साथ पास लाठियां थीं। वो चाहते इन लाठियों का प्रयोग कर सकते थे, वो चाहते तो हथियारों का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरा संयम बनाकर रखा और किसी भी आंदोलनकारी को एक भी खरोंच तक आने नहीं दी। खुद पिटते चले गए। कितने सारे जवानों को चोट आई, आप देख सकते हैं। उनकी सब तस्वीरें अब अस्पतालों में वो भर्ती हैं। लेकिन सामने वाले जो लोग हैं, ये अगर पाकिस्तान से आए होते, ये अगर चीन से आए होते, तो शायद हमारे बहादुर जवान 1 मिनट नहीं लगाते, मार डालते। लेकिन जब सामने अपने ही लोग हों, अपने ही देश के नागरिक हों, अपने ही देश के भटके हुए नौजवान हों, तो कई बार हमारे जवानों के हाथ भी कांपते हैं उनके ऊपर लाठी चलाने से। और इसे ये नहीं समझना चाहिए कि वो इन्हें रोक नहीं सकते थे। इसे हमारे जवानों की कमजोरी नहीं समझना चाहिए। इसे अनुशासन मानकर देखिए। इसे ये मानकर देखिए क्योंकि हमारा देश है जो जय जवान जय किसान के नारे को सुनता हुआ और लगाता हुआ यहां तक आया है। तो फिर एक जवान एक किसान पर गोली कैसे चला सकता है? इस भाव का पूरा ध्यान रखा हमारे जवानों ने, लेकिन हमारे किसानों ने इस नारे का ध्यान नहीं रखा, इस भाव का ध्यान नहीं रखा। किसानों ने जवानों के ऊपर हाथ चला दिया और जवानों ने किसानों पर हाथ नहीं चलाया। इस बात को आप हमेशा याद रखना। ये वो वीडियोस थे जो देश भर में वायरल हुए, जहां किसान पुलिस वालों को, जवानों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और जिन जवानों को आपने उन वीडियोस में देखा, हमने उन्हीं से बात की कि कैसे उन्होंने अपनी जान बचाई है। यहां पर हम 3 मिनट का एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपको राजनीति के राजा बाबुओं से मिलवाएंगे, क्योंकि इस आंदोलन में राजनीति के राजा बाबू भी आ गए हैं जो अपनी दुकान को चमकाने के लिए नया रूप बदलकर इस आंदोलन के पीछे आकर खड़े हो गए हैं। उन राजा बाबुओं की जो कि हर आंदोलन में अपना वेश बदलकर, अपने विचार बदलकर हर आंदोलन में आ जाते हैं अपनी दुकान चमकाने के लिए, उनको आज हम एक्सपोज करेंगे इस ब्रेक के बाद। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन thousands ऑफ प्रोडक्ट्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप।
डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, वो भी डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप फॉर अनलिमिटेड शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड मोर। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तह। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था। तो किसान आंदोलन में जो अलगाववादी लोग शामिल थे उनको तो हमने एक्सपोज कर दिया। बड़ी खुशी है हमें इस बात की, संतोष भी इस बात का। अब बारी है उन नेताओं की जो इस आंदोलन में राजा बाबू की तरह शामिल हो गए थे, और आज राजनीति के इन राजा बाबुओं की असलियत हम आपको बताएंगे, जिन्हें किसानों की समस्या की फिक्र कम और अपनी सियासत की चिंता ज्यादा है, इसलिए ये हर प्रदर्शन में जाकर अपनी दुकान खोल लेते हैं। हम इन्हें राजा बाबू इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका चरित्र वर्ष 1994 में आई एक फिल्म के किरदार से बहुत मिलता जुलता है। इस फिल्म का नाम था राजा बाबू, और इस फिल्म में अभिनेता गोविंदा ने राजा बाबू का किरदार निभाया था। आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा। फिल्म में राजा बाबू अनपढ़ था, लेकिन उसकी हसरत एक पढ़े लिखे इंसान की तरह दिखने की थी, इसलिए उसने अपने घर में कभी पुलिस अफसर, कभी वकील या कभी नेता की वेश में अपनी तस्वीरें लगाकर रखी थी। यानी वो कभी वकील बन जाता था, कभी पुलिस अफसर बन जाता था, कभी नेता बन जाता था। किसान आंदोलन में भी कुछ ऐसे ही नेता शामिल हैं, और इनमें से एक नेता का नाम है योगेंद्र यादव, जो हर नए आंदोलन में एक नया रूप लेकर सामने आ जाते हैं। ये स्वराज अभियान पार्टी के अध्यक्ष हैं। लाल किले पर जब देश के सम्मान को ट्रैक्टर से कुचला जा रहा था, तब योगेंद्र यादव भी दूसरी जगह पर ट्रैक्टर रैली में शामिल थे। योगेंद्र यादव हाल के वर्षों में हर उस प्रदर्शन में शामिल होते हैं जिनका मकसद सिर्फ सरकार को चुनौती देना होता है। वो टीवी पत्रकार और चुनाव विश्लेषक भी रह चुके हैं। उनके बहुत सारे दोस्त आज भी टीवी चैनलों में काम करते हैं, अखबारों में काम करते हैं, न्यूज रूम्स में काम करते हैं, और इनके बहुत सारे लोग क्योंकि मीडिया में हैं, बहुत सारे डिजाइनर पत्रकार इनके दोस्त हैं, वो इसलिए अक्सर इन्हें टीवी पर भी चमकाते रहते हैं, इन्हें डिबेट्स में बुलाते रहते हैं। लोकपाल के लिए आंदोलन में भी योगेंद्र यादव शामिल रहे हैं, तब इन्हें लोकपाल की बड़ी चिंता थी। और शाहीन बाग में जब नए नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुए तो ये उसमें भी शामिल हो गए, क्योंकि तब इन्हें नए नागरिकता कानूनों की चिंता होने लगी और तब इन्हें एक खास धार्मिक वर्ग की चिंता होने लगी, इसलिए ये उसमें भी शामिल हो गए। योगेंद्र यादव 2014 में आम आदमी पार्टी से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और तब इनकी जमानत जब्त हो गई थी।
इन्हें समझ में तो तभी आ गया था कि इनको कितना समर्थन हासिल है, क्योंकि जमानत जब्त हुई थी। वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों पर पुलिस की चार्जशीट में भी इसी योगेंद्र यादव का नाम है। अब आप सोचिए, ये योगेंद्र यादव हर जगह कैसे पहुंच जाते हैं। किसानों के आंदोलन में भी पहुंच जाते हैं, शाहीन बाग में भी पहुंच जाते हैं, जेएनयू में भी पहुंच जाते हैं, हर जगह ये पहुंच जाते हैं और नए रूप के साथ पहुंचते हैं। सबसे अहम है, उन्हें आजादी मांगने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग भी अपना हमदर्द मानते हैं। एक और किसान नेता हैं राकेश टिकैत, जो महेंद्र सिंह टिकैत, जो कि बड़े किसान नेता थे, उनके बेटे हैं और सिर्फ उनके बेटे होने की वजह से ही आज ये अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं और भारतीय किसान यूनियन के ये अध्यक्ष हैं। परिवारवाद का सबसे अच्छा उदाहरण है परिवारवाद, यहां पर भी है, देख लीजिए। राकेश टिकैत दिल्ली पुलिस में नौकरी कर चुके हैं और फिर वर्ष 2007 में उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन तब उन्हें इतने वोट भी नहीं मिले थे जिससे वो अपनी जमानत बचा पाते। सोचिए, इन्होंने खतौली से चुनाव लड़ा था, जो कि इनका गढ़ माना जाता है, जहां इन्हें सबसे ज्यादा समर्थन है। वहां पर भी इनकी बुरी हालत हुई थी जब ये खतौली से चुनाव लड़े थे। तो यहां से आपको ये तो पता चल गया होगा, इन्हें राजनीति का शौक है। इनका असल में किसानों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ राजनीति की वजह से ये किसानों के साथ है। पिताजी बहुत बड़ी धरोहर छोड़ गए थे, उसी का फायदा उठा रहे हैं। 2014 में राकेश टिकैत की इच्छा सांसद बनने की हुई। जब ये विधायक बन नहीं पाए, विधायक का चुनाव हार गए बुरी तरीके से, फिर इन्हें लगा अब सांसद बना जाए, एमपी बनते हैं। और तब इन्होंने अजीत सिंह की राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के टिकट पर अमरोहा की सीट से चुनाव लड़ा लोकसभा का। कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया और इन्हें उसके बावजूद सिर्फ 9,500 वोट मिले और फिर से इनकी जमानत जब्त हो गई। यानी जनता ने इन्हें हर बार पूरी तरह से नकारा है। इसके बाद राकेश टिकैत को यह महसूस हुआ कि उनके लिए किसानों के नाम पर नेतागिरी करना ही ठीक है। चुनाव अब कभी जीत नहीं पाएंगे, इन्हें यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब जब चुनाव आप जीत नहीं सकते तो क्या करेंगे? यही करेंगे जो अभी कर रहे हैं। और इन जैसे जो नेता हैं, योगेंद्र यादव जैसे जो नेता, राकेश टिकैत जैसे जो नेता, ये अपने अपने घरों में खाली बैठे हुए थे, इनके पास कोई काम नहीं था, चुनाव जीत नहीं सकते थे, कोई राजनीतिक दल इन्हें पूछता नहीं, क्योंकि सबको पता है कि इनका अपने इलाके में कोई पकड़ नहीं है इनकी। अब क्या करें? ऐसे आंदोलन इन्हें बहुत सूट करते हैं, क्योंकि ऐसे आंदोलनों में ये टीवी पर आते हैं, रोज इनके इंटरव्यू टीवी में चलते हैं, इनकी बाइट आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अखबारों में तस्वीरें छपती हैं। ऐसे नेताओं को और क्या चाहिए? सरकार इन्हें बातचीत के नाम पर बुलाती है, अपने साथ बैठकर चाय पिलाती है, खाना खिलाती है। इस बहाने सरकार को भी अपने 4 काम बता देते हैं, सरकार के साथ बार्गेन भी करते हैं, सरकार के साथ अलग पैरेलल ट्रैक पर जाकर बार्गेन भी करते हैं कि हमें क्या दोगे। इसलिए ये सारे नेता ये कभी नहीं चाहेंगे कि ये किसान आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो जाए। ये चाहेंगे कि यह आंदोलन हमेशा चलता रहे। आंदोलन हमेशा चलता रहेगा तो इनकी दुकान भी हमेशा चलती रहेगी। इस बात को आप समझिए। इसलिए हर बार ये सोचते हैं कि खून खराबा हो, गोलियां चलें, आंदोलन आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए और तब ये सारे दिन टीवी पर बैठकर पूरे देश को अपना ज्ञान देते रहे। अब हम आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं जो इस साल 26 जनवरी को चुपचाप बदल गई। इसको भी देखिए आप। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की सड़कों पर इस बार पत्थरबाजी हुई, दंगे हुए और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में तिरंगा लहरा रहा था हर जगह। वहां की मशहूर डल लेक के करीब सड़कों पर और वहां के डल लेक में शिकारों पर जहां देखो वहां सिर्फ तिरंगे ही तिरंगे लहरा रहे थे। अब सोचिए, कुछ साल पहले तक स्थिति बिल्कुल उल्टी थी। यह समय का चक्र है। कुछ साल पहले तक इसकी कल्पना करना मुश्किल था। पहले क्या होता था? इसके ठीक उल्टा होता था। पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर श्रीनगर की सड़कों पर पत्थरबाजी होती थी, पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे, ISIS के झंडे लहराए जाते थे और दिल्ली की जो सड़कें होती थीं वो तिरंगे से पटी पड़ी होती थीं। दिल्ली में हर जगह तिरंगा ही तिरंगा दिखता था। और इस बार ये जो तस्वीर है बिल्कुल पलट गई। लोकतंत्र के नाम पर भारत में ऐसे आंदोलन चल रहे हैं जो अराजकता फैलाते हैं और इसकी चेतावनी संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज से 71 वर्ष पहले ही दे दी थी।
उन्होंने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा की बैठक में एक बड़ा प्रसिद्ध भाषण दिया था, जिसे ग्रामर ऑफ एनार्की के नाम से जाना जाता है। इसका टाइटल ग्रामर ऑफ एनार्की है। और डॉक्टर अंबेडकर ने तब प्रजातंत्र में अराजकता वाली भाषा से देश को सावधान किया था। आज हम जो थॉट आपके सामने लेकर आए हैं वो ये है कि अब आजादी के 7 दशकों के बाद भी क्या हमें लोकतंत्र के नाम पर इस तरह के आंदोलनों की इजाजत देनी चाहिए? आंदोलनों की, प्रदर्शनों की कहीं तो कोई सीमा होगी, इन पर कोई तो कानून लागू होता होगा। ये किसी अदालत में तो जाकर ये कहेंगे कि हम आपको मानते हैं, क्योंकि अब जो आंदोलन चल रहा है ये ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना भारत की संसद को मानते हैं, ना भारत की सरकार को मानते हैं और ना भारत के मीडिया को मानते हैं। तो फिर ये मानते किसको हैं? और क्या एक लोकतांत्रिक देश में इतनी ज्यादा आजादी सही है? डॉक्टर अंबेडकर कहकर गए थे अब हमें ऐसे आंदोलन बंद कर देने चाहिए। वो बोलकर गए थे वी मस्ट होल्ड फास्ट to constitutional methods of achieving our social and economic objectives. It means that we must abandon the method of civil disobedience, non-cooperation and satyagraha. When there was no way left for constitutional methods for achieving economic and social objectives, there was some justification for unconstitutional methods for achieving economic and social objectives. But where constitutional methods are open, there can be no justification for these unconstitutional methods. These methods are nothing but the grammar of anarchy, and the sooner they are abandoned, the better for us. तो डॉक्टर अंबेडकर ये कहकर गए थे कि अब हमें इस तरह के जो नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसओबीडियंस वाले जो प्रदर्शन है अब इन्हें छोड़ देना चाहिए। ये प्रदर्शन तब तक ठीक थे जब तक हमारे देश में अंग्रेजों की सरकार थी। हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ आवाज उठाते थे, तोड़फोड़ करते थे, बंद का ऐलान करते थे। अब जब हमारा अपना देश आ गया, हमारी अपनी चुनी हुई सरकारें आ गई, हमारा अपना संविधान इस देश में लागू हो गया, तो हमें ऐसे प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो ये कहकर गए थे। और आज हम यही सवाल आपके जरिए उठाना चाहते हैं कि अब ऐसे प्रदर्शनों पर रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि आज इस विरोध प्रदर्शन के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर ये लोग लाल किले तक आए हैं। अगली बार आपके घरों तक ये आ जाएंगे और ये किसी की बात नहीं सुनेंगे अगर इन पर अभी लगाम नहीं लगाया गया तो। इसलिए जाते जाते सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर अपील करेंगे, इन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। जो लोग फेक न्यूज फैला रहे थे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और पूरा देश और दुनिया को यह संदेश दिया जाए कि भारत में अराजकता नहीं फैली है, भारत में एक सरकार मौजूद है, व्यवस्था मौजूद है, भारत में कानून व्यवस्था का राज चलता है, भारत में संविधान का राज चलता है। अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी कहा जाता है। आप इसका जवाब ढूंढिए और ब्रेक के बाद हम आपको इसका सही जवाब बताएंगे। एक साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन thousands ऑफ प्रोडक्ट्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप।
डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, वो भी डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप फॉर अनलिमिटेड शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड मोर। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तहें। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, वो भी डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप फॉर अनलिमिटेड शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड मोर। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तहें।
उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उससे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन thousands ऑफ प्रोडक्ट्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन thousands ऑफ प्रोडक्ट्स, वो भी डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप फॉर अनलिमिटेड शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड मोर। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तहें। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उससे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब।
क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी। और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1900 में आज ही के दिन भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा का जन्म कर्नाटक के कुर्ग में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1947 के भारत और पाकिस्तान युद्ध में पश्चिमी सीमा पर भारतीय सेना का नेतृत्व किया था। वर्ष 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा को स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय कमांडर इन चीफ बनाया गया था और आज की तारीख में इस पद को आप सेना अध्यक्ष के नाम से भी जानते हैं। खास बात यह है कि भारत में सिर्फ 2 ही ऐसे सैन्य अधिकारी हुए हैं जिन्हें सेना के हाईएस्ट रैंक यानी फील्ड मार्शल की उपाधि से सम्मानित किया गया है और ये 2 नाम हैं फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। वर्ष 1865 में आज ही के दिन भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था। उन्हें शेरे पंजाब और पंजाब केसरी भी कहा जाता था। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। यहां लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, बाल का अर्थ है बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी बिपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय देश के बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक भी थे और आज लाला लाजपत राय की 156वीं जयंती पर हम उन्हें आप सब की तरफ से नमन करते हैं। वर्ष 1930 में आज ही के दिन भारतीय शास्त्रीय संगीत के मशहूर गायक पंडित जसराज का जन्म हरियाणा के हिसार में हुआ था। पंडित जसराज को संगीत में जसरंगी नामक एक खास तरह की जुगलबंदी के लिए जाना जाता है, जिसमें एक गायक और गायिका एक ही समय पर अलग अलग रागों में अपनी संगीत प्रस्तुति देते हैं। शास्त्रीय संगीत में अपने योगदान के लिए पंडित जसराज को वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2019 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने पंडित जसराज के नाम पर एक ग्रह का नाम भी रखा था और ये ग्रह हमारे सौरमंडल में बृहस्पति और मंगल के बीच है और सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। और आप में से कई लोगों ने बचपन में लेगो ब्रिक्स का इस्तेमाल जरूर किया होगा। प्लास्टिक के छोटे बड़े ब्लॉक्स को लेगो ब्रिक्स कहते हैं और इन ब्लॉक्स को जोड़कर तरह तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं। लेगो ब्रिक्स को आज ही के दिन वर्ष 1958 में अपने डिजाइन के लिए पेटेंट मिला था। लेगो शब्द डेनिश भाषा के शब्द लेग गॉड पर आधारित है, जिसका मतलब होता है प्ले वेल। लेगो से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्य ये भी हैं कि युद्ध या मिलिट्री के थीम पर अब तक कोई भी लेगो सेट नहीं बनाया गया है और लेगो ब्रिक्स की वजह से ही लेगो ग्रुप आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी खिलौना बनाने वाली कंपनियों में से एक है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और मशहूर वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने एक बार कहा था कि अहिंसा उच्चतम नैतिकता की ओर ले जाती है और हम तब तक सभ्य नहीं माने जा सकते जब तक हम अन्य जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचाना बंद न कर दें। नमस्कार।